90 जी। थोड़ी थ्योरेटिकल डिस्कशन है कंसोलिडेशन की, वो निकालें आप। पेज नंबर 26, पेज 26, पेज नंबर 26। पेरेंट का सब्सिडरी पे कंट्रोल होता है और एसोसिएट पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सब्सिडरी की जो अकाउंटिंग है उसे एक्विजिशन मेथड कहते हैं, एसोसिएट की अकाउंटिंग को इक्विटी मेथड कहते हैं, क्योंकि हमारी नज़र उसकी रिटेन अर्निंग्स पे होती हैं। और पेरेंट मोर देन 50% पे बनता है, एसोसिएट 20 to 50% पे बनता है। ओके, आ जाए पेज नंबर 24 पे, पेज 24। पेज 24, एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी। इन्वेस्टी से मुराद यहां लिखें सब्सिडरी। एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल ओवर सब्सिडरी, सब्सिडरी के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। पैरा 5 काट दें, पैरा 6 IFRS 10 का। एन इन्वेस्टर PTCL कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी यूफोन subsidiary. A PTCL controls a subsidiary when it is exposed or has right to variable return. PTCL को, जो PTCL यूफोन का ओनर होता है, तो इसको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है या वेरिएबल डिविडेंड? वेरिएबल डिविडेंड, वही जो आज पढ़े हमने रिडीमेबल में। तो PTCL ने जो शेयर खरीदे हुए हैं, तो यूफोन की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कौन होगा? PTCL और इमरान खान। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है यूफोन की बैलेंस शीट में ऑर्डिनरी लोग कौन होंगे जिन्होंने पैसा डाला हुआ है? PTCL और इमरान खान। तो इनको वेरिएबल रिटर्न मिलता है या फिक्स रिटर्न मिलता है? वेरिएबल। तो PTCL कंट्रोल्स यूफोन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड और हैज राइट टू अ वेरिएबल रिटर्न। वेरिएबल रिटर्न क्या होता है बताएं? डिविडेंड। फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी, इन्वॉल्वमेंट की इजाजत है वैसे PTCL को यूफोन के दफ्तर में घुस के डिसीजन लेने की। फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी एंड हैज एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न्स। रेट तो PTCL डिसाइड करेगा डिविडेंड का। अगर रेट 12% है, 15% इमरान खान की नहीं चलेगी। एंड हैज एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न्स, डिविडेंड का रेट भी PTCL डिसाइड करेगा थ्रू इट्स पावर ओवर द यूफोन, क्योंकि हमारे यूफोन के ऊपर क्या है? पावर है। ओके, अच्छा भैया अब इसमें 3 बातें हैं। एक तो है हमारी पावर है, दूसरा हम एक्सपोज्ड हैं टू वेरिएबल रिटर्न, और तीसरा है हमारे पास एबिलिटी है टू अफेक्ट दोज रिटर्न्स। एबिलिटी है टू अफेक्ट दोज रिटर्न्स। तो ये 3 लफ्ज पेपर में आ सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई चौथा लफ्ज आया तो MCQs में आपने क्रॉस कर देना है। तो इन 3 चीजों से आप लिख लें हमारी पावर बन जाती है, इस पे हमारी पावर बन जाती है, यानी हम इसके ऊपर अपनी मर्जी चला सकते हैं। ओके, पावर क्या होती है, एक्सपोजर क्या होता है, और एबिलिटी क्या होती है। खुदा ना खास्ता कभी पेपर में सवाल आ गया, जो कि आने का चांस नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड के पैराज हैं। मैं आपको दिखा दूंगा स्टैंडर्ड में कहाँ हैं। ये स्टैंडर्ड के पैराज हैं, तो ये खोल के आप देख लीजिएगा। खुदा ना खास्ता कोई MCQ आ गया, लेकिन इससे आगे की डिस्कशन की जरूरत नहीं है। बस इन तीनों को पढ़ने नहीं बैठ जाना आपने। पढ़ना तभी पड़ेगा कि अगर पेपर के अंदर आ जाए तो दोनों पैराज को कंपेयर करके देख लीजिएगा कोई अजीब सी चीज़ उसने लिखी हुई। तो बस PTCL 3 एतबार से अगर साबित कर दे, असल में 50% शेयर खरीदने से आप पेरेंट नहीं बनते।
50% शेयर खरीदा ना हवाई बातें हैं, स्टैंडर्ड ऐसी बातें नहीं करता। स्टैंडर्ड कहते हैं 3 बातें मुझे बताओ। नंबर 1, क्या आपकी पावर है और वो पावर से आप अफेक्ट कर सकते हो अपने रिटर्न, और क्या आपको वेरिएबल रिटर्न मिले हैं। अगर ये 3 बातें हैं तो वो आपकी सब्सिडरी है, अगर नहीं है तो वो आपकी सब्सिडरी नहीं है। और अगर 50% से कम भी आपके शेयर्स हैं और ये 3 बातें आपके पास हैं तो यू आर दी पेरेंट। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, 47% 48% लोगों ने शेयर खरीदे होते हैं, फिर भी कंसोलिडेशन कर रहे होते हैं, बिकॉज वी हैव द पावर। और पावर कितनी चीजों से आती है? 3 चीजों से। डिविडेंड हम डिसाइड करेंगे, डिविडेंड वेरिएबल चीज होती है, और डिविडेंड एक्सरसाइज करने में हम अपनी पावर लगाएंगे। ओके अच्छा, सब सब्सिडरी कभी सुने आपने? सब सब्सिडरी, सब सब्सिडरी क्या होती है? सब सब्सिडरी, ए ने बी के कितने परसेंट शेयर खरीदे हुए हैं? 60%। बी ने सी के, तो अगर मैं 60% 70% लूं तो जवाब 42%। दिखने में ये आपको सब्सिडरी नहीं लग रही, दिखने में सब्सिडरी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि 70% मेरी सब्सिडरी ने खरीदे हुए और मैंने 60 खरीदे हुए हैं, यानी मेरे पास उसका सिर्फ 60% है। बट क्या सोचें बी के बारे में? ए बी पे अपनी चलाएगा नहीं सारी, जल्दी जल्दी सोचे सोचे सोचे। ए बी पे चलाएगा अपनी सारी और बी सी पे अपनी चलाएगा सारी, तो दिखने में इफेक्टिव परसेंटेज हम निकालें तो कम बन रही है, लेकिन जरा अंदर की बात सोचें कि ए ने बी के शेयर खरीदे हैं 50 से ऊपर, तो ए का बी पे कब्जा है, और बी ने सी के शेयर खरीदे हैं तो बी का सी पे हिस्सा है। इसलिए सी इज डिस्क्राइब्ड एज बी सब सब्सिडरीज की कंसोलिडेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। आप बस इसको पीटीसीएल समझ लें, इसको यूफोन समझ लें, लेकिन सी का नाम बता दें, सब सब्सिडरी, इसकी भी कंसोलिडेशन होती है सब सब्सिडरीज की, सी ए फाइनल में। ओके नेक्स्ट, आपके पास यूफोन के 45% शेयर्स हैं और बाकी 55% शेयर किसी एक बंदे के पास नहीं है, बल्कि वो 55 अलग लोगों के पास हैं। अब आपकी क्या राय है कि जब मीटिंग होगी तो 45% आपके पास हैं, बाकी 55 में से कोई 5-6 आपके साथ मिल जाएंगे राय देने में? इसलिए इधर भी आपका कंट्रोल है। तो अगर आप मेन ओनर हैं, 45, 40%, 38% आपके पास हैं और बाकियों के पास एक एक आधा आधा परसेंट शेयर्स हैं, तो मीटिंग में क्या चांस हुआ करेगा? हमेशा प्रोबेबल, वर्चुअली सर्टन, तकरीबन क्या हुआ करेगा कि कोई ना कोई लोग तो हमारे साथ मिलेंगे, और वैसे भी लोगों की आदत होती है पावर के साथ मिलने की। तो इस माइंड की साइकोलॉजी को सामने रखते हुए स्टैंडर्ड ने कहा इधर भी आप कंसोलिडेशन कर देंगे, और इसे लातीनी जबान में इसे कहते हैं डिफेक्टो, डिफेक्टो कंट्रोल है हमारा। तो अ कंपनी माइट कंट्रोल अनदर कंपनी इवन इफ इट्स ओन्स शेयर्स व्हिच गिव्स इट लेस देन half of the voting right. Such a company is said to have a de facto control over other company. De facto is a Latin phrase which translates as of fact. हकीकत देखो ना, it is used as a means in reality to refer to a position held in effect if not by legal. Legal right तो नहीं है हमारा, लेकिन reality देखें, this 45% holding probably gives a complete control. It would be unlikely that a sufficient number of other shareholders would vote together to stop A. A को stop करने में 55 लोग मिल जाएं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। ए को स्टॉप करने में 55 लोग इकट्ठे हो जाएं, बल्कि कोई 45 इनके पास है तो 5-6 इनके साथ ही मिलेंगे। ओके, अगर आपके पास 40% है, किसी और के पास 30% है, किसी और के पास 30% है, और एक एग्रीमेंट साइन हो गया इनके साथ दैट आई विल कंट्रोल, मैं कंट्रोल करूंगा, इनसे साइन हो गया एग्रीमेंट, तुम दोनों चुप रहो, कंट्रोल मैं करूंगा। आप दोनों मिल सकते हैं, लेकिन मुआहदा हो गया इन शेयर होल्डर्स के साथ, तुमने बोलेंगे हम। आप बता दें अगर इन दोनों को मैं मना लूं कि तुम नहीं बोलोगे तो फिर तो मेरी चलनी है ना। तो अ कंपनी माइट कंट्रोल अनदर कंपनी even if it owns shares which gives it less than half of the voting right, because it has an agreement with the which will allow it to exercise control. तो अदर शेयर होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट हो गया है। ये दोनों कौन है 30% वाले? अदर शेयर होल्डर्स। तो अब माना कि मैंने 40% शेयर खरीदे हुए, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा? कंसोलिडेशन करूंगा, मेरा कंट्रोल है इसके ऊपर।
यार ये आपको भूल गया होगा, किस सूरत में कंसोलिडेशन नहीं करनी, किस सूरत में कंसोलिडेशन नहीं करनी। मैंने कहा था पीटीसीएल यूफोन की कंसोलिडेशन ना करे अगर पीटीसीएल का अपना भी कोई बाप हो और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग वगैरह ना हुई हो। ये बातें याद आ रही हैं? और उसके बाद जो है वो आपका अल्टीमेट पेरेंट इस बात पे एग्री करे कि मैं कंसोलिडेशन करूंगा। तो ये कोई 3-4 बातें थी, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये पैरा नंबर 4 एंड 4B है कोई स्टैंडर्ड का, बल्कि 4B काट दें, बस पैरा 4 ही है। तो ये कोई 4 के अलावा कोई 5वीं बात आ गई ना, तो उसे आपने क्या करना है, क्रॉस कर देना एमसीक्यू में। अच्छा, ये मैंने आपको शायद बताया था, याद हो आपको, अगर पेरेंट और सब्सिडरी का सेम ईयर एंड है तो कंसोलिडेशन करें, नहीं तो फिर आप अपने, अगर डिफरेंस है तो मैक्सिमम डिफरेंस कितने महीने का होना चाहिए, 3 महीने का। 3 महीने का मैक्सिमम डिफरेंस कितने महीने का होना चाहिए, लेकिन 3 महीने भी आप मोटी मोटी एडजस्टमेंट्स करेंगे। यानी उसकी सब्सिडरी की सितंबर की बैलेंस शीट पकड़ी हुई है, अपनी दिसंबर की पकड़ी हुई है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का डिटेल्ड ऑडिट ना करवाएं, लेकिन मोटी मोटी सेल परचेज ऑफ एसेट और 2-3 चीजें डाल दें ताकि जो है वो आप उसके एक लेवल पे पहुंच जाए। इसकी इजाजत है। अच्छा, ऑल सब्सिडरीज टू बी इंक्लूडेड, कंसोलिडेशन में सारी सब्सिडरीज को इंक्लूड होना पड़ेगा, किसी भी सब्सिडरी को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, कोई बेसिस नहीं है किसी सब्सिडरी को। अच्छा, एक सब्सिडरी लॉस कमा रही है, उसे एक्सक्लूड करने कंसोलिडेशन में। हमारी एक सब्सिडरी ऐसे मुल्क में है जिस मुल्क में लड़ाई हो गई है, उस सब्सिडरी को एक्सक्लूड कर दें। अच्छा, हम जूते बना रहे हैं, सब्सिडरी जो है वो एसी बना रही है, उसे एक्सक्लूड कर दें। कहते हैं कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं है जिसमें मैं आपको गुंजाइश दूं सब्सिडरी को एक्सक्लूड करो। हर सब्सिडरी को क्या करना है आपने, कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड all subsidiaries. There are no example for excluding a subsidiary for consolidation. कोई एग्जाम्पल नहीं, इसके एमसीक्यू अभी हम करेंगे 47। अच्छा, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो अगर पेरेंट फॉलो कर रहा है कॉस्ट मॉडल तो सब्सिडरी को भी हम कॉस्ट पे ले आए थे, और अगर पेरेंट फॉलो कर रहा है रिवैल्यूएशन मॉडल तो सब्सिडरी को भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले आए थे। ये जो कंसोलिडेशन होती है सारी, इस मेथड का नाम मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, एक्यूजिशन मेथड। इसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं पी को, पी कौन है, एक्वायरर। उसके बाद सवाल में हम ढूंढते हैं एक्विजिशन डेट कौन सी थी, किस दिन पेरेंट ने खरीदा था सब्सिडरी को। उसके बाद हम रिकॉर्ड एंड मेजर करते हैं आइडेंटिफिएबल एसेट्स जो खरीदे हों वर्किंग वन में, और लाइबिलिटीज एंड एनसीआई भी मेजर करते हैं। ये वर्किंग वन है, पॉइंट 3 वर्किंग वन। और रिकॉर्ड एंड मेजर करते हैं गुडविल, अगर गुडविल ना आए तो बार्गेन परचेज। ये पूरा मेथड होता है, ये वर्किंग वन ही है ऑलमोस्ट। इस मेथड का नाम बोलें क्या है, एक्यूजिशन मेथड। इसको काट दें आगे। ओके, नेगेटिव गुडविल, जिसका दूसरा नाम क्या है, एंड तो नहीं होना चाहिए और होना चाहिए, नेगेटिव गुडविल और बार्गेन परचेज, जिसका दूसरा नाम बार्गेन परचेज है। नेगेटिव गुडविल आ जाए तो कहते हैं वर्किंग वन सारी दोबारा करो। यकीनन तुमने कोई मसला किया, नेगेटिव गुडविल आती नहीं है, इतनी सस्ती लोग चीजें बेचते नहीं है। वर्किंग वन दोबारा चेक करो। हो सकता है वर्किंग वन में तुमने ये वाली फिगर गलत लिखी हो सकता है वर्किंग वन में तुमने जो रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह हैं वो गलत निकाले हो सकता है वर्किंग वन में तुमने एनसीए इधर ही आती थी ना, हो सकता है तुमने वर्किंग वन में एनसीए गलत निकाली हो। इन तीनों चीजों को रीच, अगर फिर भी तुम्हारी ये सारी फिगर सही हैं तो फिर शायद जो है वो तुम्हारी नेगेटिव गुडविल है। अब बार्गेन परचेज, लड़ के बहस, इज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन in which calculation of goodwill leads to a, when this happens the PTCL must review the procedures used to measure the amounts, identifiable assets and liabilities, वो ये हैं net assets, NCI को measure करो दोबारा। consideration transferred क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इन सारी चीजों को दोबारा देखो, हो सकता है तुम्हारी नेगेटिव गुडविल किस में बदल जाए, पॉजिटिव गुडविल में। एक्सपेक्टेड कॉस्ट काट दें। अच्छा जी, ये भी मैं आपको करवाऊंगा लेकिन किसी दिन अलग से, इधर से काट दें। डिटरमिनिंग एक्विजिशन डेट, डिटरमिनिंग एक्विजिशन डेट, जो डेट खरीदने की होती है, एक्विजिशन डेट इज द डेट ऑन विच एक्वायरर इफेक्टिवली ऑब्टेन्स द कंट्रोल ऑफ द एक्वायरी। अब इस सारे की बुनियाद पर हमने चंद एमसीक्यूज करने हैं 2-3, बस वो कर लेते हैं, ये हमारा खत्म हो गया। एक छोटी सी चीज हो रही है IS 28 में, IS 28 निकालें, आखिरी बात आज की, IS 28।
associate. An associate is an entity over which the page number 159. Associate is an entity over which PTCL has significant influence but not control. Joint control होता है, दो बंदे 50-50 ओन कर ले, ना हमारा कंट्रोल है ना हमारा जॉइंट कंट्रोल है. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है यार? ये ना एमसीक्यू नंबर 7 है इसका IS 28 का, तो ये ना पैरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर सवाल आ जाते हैं पेपर में. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज द पावर टू पार्टिसिपेट या टू कंट्रोल. एसोसिएट है ना ये, तो टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड पार्टिसिपेट इन द ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द इन्वेस्टी. कौन है? एसोसिएट. बट इट इज नॉट अ कंट्रोल और अ जॉइंट कंट्रोल ऑफ दोस पॉलिसीज. यार ये इंग्लिश आपको समझ आएगी आसान सी. अगर एक एंटिटी होल्ड करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20% या उससे ज्यादा शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी, इट इज अज्यूम्ड दैट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट. Holding 20 to 50% of the shares of another entity means as a general rule that there is a significant influence. उल्टी अगर मैं करूं, conversely, there is a presumption that significant influence does not exist if the entity holds directly or indirectly less than this presumption के परखच्चे उड़ा दो. अगर इन पांचों में से कोई एक बात हो, इन पांचों में से कोई एक बात हो तो इस असम्पशन के परखच्चे उड़ा दो. कोई इसको कन्वर्ट करके बताया आसान इंग्लिश में. अगर 20% से कम भी शेयर हैं और आप ये हरकतें करते पाए गए तो वो आपकी एसोसिएट है. फिर ऐसा नहीं है कि आपकी उसके ऊपर चल नहीं रही. तो इन 5 को सर्कल लगा के लिखें. अगर 20% से कम भी शेयर खरीदे हुए हैं और पांचों में से कोई एक बात है, उर्दू में लिखें, अगर 20% से बोले कम भी शेयर खरीदे हुए हैं और इन पांचों में से कोई बात है, तो फिर ये हमारी क्या है? बोले एसोसिएट है. तो फिर ये हमारी एसोसिएट है, इसकी ऐसी की तैसी. ये 5 बातें बिल्कुल याद नहीं करनी. पैरा कौन सा? IS 28 का 6, पैरा 6. इन 5 में जो कोई छठी आई उसे क्रॉस कर देना पेपर में. रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ 6-7 डायरेक्टर में से एक आपने रखा हुआ है. पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस इंक्लूडिंग डिसीजंस अबाउट डिविडेंड्स. कंट्रोल है या पार्टिसिपेशन है? डिविडेंड जब अनाउंस हो रहा हो, पार्टिसिपेशन. मटेरियल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू एंटिटीज. सेल ऑफ स्टॉक नहीं होता था, उसमें मटेरियल सेल हो रही हो, सेल ऑफ स्टॉक बार बार हो रही हो. मटेरियल ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शंस या मटेरियल ट्रांजैक्शन. इंटरचेंज ऑफ मैनेजमेंट पर्सोनल बिटवीन द टू एंटिटीज. IT एक्सपर्ट्स वगैरह जा रहे हो, मैनेजमेंट सर्विसेज होती थी, मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हो. एंड द प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन. टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लोग एक दूसरे को देते नहीं है, लेकिन अगर वो एक दूसरे को से शेयर कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप दोनों आपस में क्या हैं? एसोसिएट है. ओके, तो ये मुझे बताते रहें साथ साथ. MCQ नंबर 1 देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया for treatment of an investment as an associate. एसोसिएट का इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है? मेजर शेयर होल्डर, मेजर शेयर्स आप ले लें तो वो आपकी एसोसिएट बन जाएगी. ये तो मेरे ख्याल से सब्सिडरी बन जाएगी. मेजर शेयर खरीदने से क्या बनेगी? MCQs मैंने IS 28 के निकाले हैं. एबिलिटी टू एक्सरसाइज कंट्रोल. आपका कंट्रोल है किसी के ऊपर, तो ये क्या है? आपकी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है आपका, ये एसोसिएट. एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट विद इन्वेस्टी. ये तो अभी हम सब्सिडरी में पढ़ के आए हैं, तो ये एसोसिएट कौन सी बनेगी? दूसरा पढ़े. कैलकुलेटर जरूरत नहीं कैलकुलेटर की, देख लें है तो जारी रखो रिकॉर्डिंग, कोई मसला नहीं. पॉइंट नंबर कौन सा है? 2. उधर आवाज जारी होगी वो बकर, अब जारी होगी उधर आवाज. पॉइंट नंबर 2. एन एसोसिएट इज एन एंटिटी और विच एन इन्वेस्टर हैज which two of the following indicates
द प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, हम ओन करें 3,30,000 शेयर 15 लाख में से, तो डिवाइड करें कितने परसेंट बने, बताएं ये एसोसिएट है या नहीं है, और हमारा इस पे क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, क्या उधर तस्वीर नहीं जा रही, खैर है कोई मसला नहीं। और दूसरा, द इन्वेस्टर हैज रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इन्वेस्टी, अभी वो जो शराइत पड़ी थी। अच्छा, द इन्वेस्टर इज एबल टू इंसिस्ट दैट all sales are made to a subsidiary of the investor, इन्वेस्टर इस काबिल, ये सब्सिडरी बीच में ऐसी उसने डाल दिया, हमारे सवाल में कोई सब्सिडरी इसने जिक्र नहीं किया अभी तक। इन्वेस्टर इस काबिल है कि इंसिस्ट कर दे उसे कि तुम सारी सेल करो किसी मेरी सब्सिडरी को, तो ये तो तुम सेल मेरे साथ करनी है तो करो, मेरी सब्सिडरी करो, ये तो कंट्रोल होगा। तो अगले को मैं जिद तो नहीं कर सकता ऑल सेल तुम इसको करो, ये तो मेरा कंट्रोल होगा फिर। द इन्वेस्टर कंट्रोल द मेजर वोट्स ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स में से मेजर वोट्स हमारे पास हैं, ये तो फिर क्या बन जाएगी, सब्सिडरी बन जाएगी। ओके, इसके बाद आप आ जाएं आखिरी पे, आखिरी रहने दें अभी, आप कंसोलिडेशन में आए, IFRS 3 और 10, उसके MCQ 47 पे आए, MCQ 47, कुछ और भी मैंने लिखे हुए थे वैसे। 47, ऑन विच बेसिस मे अ सब्सिडरी बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसोलिडेशन, किस बेस पे सब्सिडरी को कंसोलिडेशन से निकाल दें, इस काबिल ही नहीं। एक्टिविटीज ऑफ सब्सिडरी आर डिसिमिलर, वो जूते बना रही हैं, हम जॉगर बना रहे हैं, एक ही चीज है। अच्छा, ये कोई बेस नहीं है इसको निकालने की। सब्सिडरी वाज एक्वायर्ड विद द इंटेंशन ऑफ रीसेलिंग इट आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, सब्सिडरी इसलिए खरीदी है कि थोड़े दिनों बाद हमने बेच देनी है, तो क्या करें, कंसोलिडेशन ना करें इसकी, करें। सब्सिडरी इज बेस्ड इन अ कंट्री जहां उसके एक्सचेंज कंट्रोल्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर इट टू ट्रांसफर फंड्स। सब्सिडरी ऐसे मुल्क में है कि हमें डिविडेंड नहीं भेज रही लेकिन हमारी सब्सिडरी है, करें। 3 above, देयर अबव 3 स्टेटमेंट्स आर नॉट वैलिड, हाँ ये बात ठीक है, ऊपर वाली सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या है, बोले वैलिड नहीं है। और कौन सा सवाल था यार उधर, 51, which of the definition is not included in the definition of control as per IFRS 10, having power over investee, ये मुझे ढूंढ लेने दें, पावर ओवर इन्वेस्टी, ये जो पहला वाला किया था हमने, पेज नंबर 24, पावर ओवर इन्वेस्टी। नेक्स्ट, हैविंग एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स एंड हैविंग मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स इन द इन्वेस्टी। ये बात तो सब्सिडरी बनाने के लिए ठीक है, लेकिन असल में स्टैंडर्ड कुछ और कह रहे हैं ना। हैविंग द एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी, असल तो इन 3 चीजों को आप कंबाइन करें तो ये हमारी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। लेकिन अगर कभी पेपर में ना गिवन हो और हमारे पास मेजर शेयर होल्डर्स हों तो हम बना देते हैं, लेकिन असल में स्टैंडर्ड इस बेस पे नहीं बना रहा। स्टैंडर्ड किस बेस पे बना रहे, ए, बी और, इसी वजह से डिफेक्टो कंट्रोल में हमारे पास मेजॉरिटी शेयर नहीं थे और 45% शेयर थे, फिर भी हमने उसे क्या बना दिया था, सब्सिडरी बना दिया था। और कौन सा एमसीक्यू था, 53 और 54। अच्छा 53 पढ़ें जी। Consolidated financial statements are presented on the basis that companies within the group are treated as if they are a single economic unit। ठीक है, पेरेंट और सब्सिडरी समझाते हैं, तुम दोनों एक हो, मियां बीवी, अब शादी होगी है तुम्हारी। Which two of the following are requirements of preparing consolidated financial statement? Consolidated financial statement बनाने की क्या requirements हैं? All subsidiaries must adopt policies of parent in their separate financial statements। बिल्कुल गलत है। फॉर कंसोलिडेशन हम करते हैं, सेपरेट में उन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि तुम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज हमारे वाली करो। सेपरेट में वो करती रहती हैं कॉस्ट मॉडल, हम उन्हें कंसोलिडेशन पर्पस के लिए किस में ले आते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल। तो सेपरेट में उन्हें मजबूर नहीं कर सकते हम।
एक भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, इन्होंने किताब खोली और किताब खोल के ना ये जरा पढ़ा है ये वाली लाइन, इफ अ मेंबर ऑफ द ग्रुप यूजेस अकाउंटिंग पॉलिसीज अदर देन दोज adopted in consolidated financial statement for like transaction events in the similar circumstances, appropriate adjustments are made to that group members financial statements. ग्रुप मेंबर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करनी है या सेपरेट में करनी है? सेपरेट में वो करती रहे, कोई मसला नहीं, जो मर्जी करे। तो विच टू आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंसोलिडेशन, ये तो नहीं है कम से कम। अब अल्लाह का शुक्र है BCD में से कोई 2 मिल गई तो गुजारा चल जाएगा हमारा। Subsidiaries with activities which are different to the activities of other members of group should not be consolidated. ये बात सही है या गलत है? ये बात भी गलत है। सब्सिडरी तो किसी भी सूरत में एक्सक्लूड नहीं की जा सकती कंसोलिडेशन से। All assets and liabilities should be included at fair value. बिल्कुल सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज, लेकिन सवाल में लिखा होना चाहिए था एट एक्विजिशन डेट। एट एक्विजिशन डेट लिखा होना चाहिए था। एक्विजिशन डेट पे सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस पे ले आते हैं? फेयर वैल्यू पे। आगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विद इन अ ग्रुप मस्ट बी कैंसल्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी बिल्कुल, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स को क्या किया जाता है? कैंसिल किया जाता है। 52 पढ़ें। Which of the following is not a condition which must be met for the parent? अच्छा, इज नॉट वाला आया करें ना MCQ, तो उसे इज नॉट छोड़ के पढ़ा करें। अब जो आप टिक कर रहे होंगे ना वो गलत वाले टिक कर रहे होंगे, तो जो बच जाएगा वो असल में सही वाला होगा। Which of the following is a condition which must be met for the parent to be exempt from producing consolidated financial statements? कौन सी चीज ऐसी है जिससे पेरेंट रिलैक्स हो जाए और कंसोलिडेशन ना करे? The activities of subsidiary are significantly different to the rest of the group and to consolidate them would prejudice the overall group position. पहले सारी पढ़ लें। The ultimate parent produces consolidated financial statements that comply with IFRS and are publicly available. The parent debt or equity instruments are not traded in public market. The parent itself is a wholly owned subsidiary or partially owned subsidiary whose owners do not object to parent not producing consolidated financial statements. अब बिल्कुल पेपर के अंदर हमें इल्हाम नहीं होना इन चीजों का। ये कौन सा वाला पैरा स्टैंडर्ड का 4 पेज 25 पर। अब इन चीजों को मैच करना शुरू करें। नंबर 1, द अल्टीमेट पेरेंट प्रोड्यूसेस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये ढूंढने कौन सा पॉइंट है, जल्दी। पॉइंट नंबर, आगे चलें। Parents debt or equity instruments are not traded in public market. जी बोलें, आगे चलें। Parent itself is a wholly owned subsidiary. मैच हो गए। तो आप बता दें, ये तो मेरे सवाल का जवाब है ना कि which of the following is a condition which must be met, लेकिन सवाल क्या है? which is a condition which is not a condition। तो ये लाइन ट्रू या फॉल्स है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि ये लाइन ट्रू या फॉल्स है। सवाल क्या है, ये ट्रू फॉल्स बताने या ये बताने कि ये वाली चीज एप्लीकेबल है या नहीं। ये 3 तो लिस्ट में हमने देख ली पैरा में, स्टैंडर्ड में, और जो चौथी है उसे क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। चलें जी, ओवर। अब आप जो है ना सिर्फ किसी दिन रीड आउट कर लीजिएगा। ये खुद ही, एक मिनट यार, किताब तो ना बंद करो। इसका जो पहला सफ़ा था, पेज नंबर, पहला सफ़ा कौन सा था इन चीज़ों में? पेज नंबर 23। ये सारे लफ्ज़ सुने हुए आपने? बिजनेस कॉम्बिनेशन, ग्रुप, पेरेंट, सब्सिडरी, कंट्रोल, एक्विजिशन डेट, एक्वायरी, एक्वायरर, कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स, प्री एक्विजिशन, पोस्ट, NCI और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनको 1 मिनट की तरह रीडिंग आज ही दे दीजिएगा। पेज नंबर 23। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।